मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं होनी चाहिए। असल में हंसी का कारण वही चीज होती है जो कभी आपके दुख का कारण होती है। यदि आप केवल मुस्कुराएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन अभी भी मूल्यवान है। ये शब्द है मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के। एक ऐसा इंसान जिसने मरते दम तक पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन चार्ली की जिंदगी शुरू से ही दर्द, तकलीफों और गरीबी के बोझ तले दबी हुई रही। खुद की जिंदगी में इतनी तकलीफ होने पे भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत मुश्किल काम होता है। चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 को लंदन में हुआ था। उनकी मां हीना चैपलिन गाती थी और उनके पिता चार्ल्स चैपलिन अभिनय करते थे। शुरुआत के 3 वर्ष छोड़कर चार्ली का बचपन बहुत ही तकलीफों से गुजरा। अरे आ गए आप। चलो बच्चों अंदर चलो। अरे क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? होटल के मालिक विलियम ने कहा है कि लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आ रहा और कहता है जाओ जाके कहीं और नौकरी करो, कल से आने की जरूरत नहीं है।
अब क्या करेंगे? डोंट वरी, आप कल मेरे साथ मेरे होटल चलें, शायद वहां पे कोई बात बन जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता वहां भी कुछ हो पाएगा। मैं खुद ही देख लूंगा। अब प्लीज तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चार्ली ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा। चार्ली की माँ ने अपने होटल में बात भी करी, लेकिन वहां भी कोई नौकरी नहीं मिली। चार्ली के घर की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। मम्मी, क्या हुआ चार्ली? बहुत भूख लगी है मम्मी, कुछ खाने को दो ना। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। ये लो चार्ली। ये तो पानी है मम्मी। घर में इसके अलावा कुछ नहीं है। होटल मालिक ने 10 दिन से पैसे नहीं दिए। तू चिंता मत कर, मैं कल तुझे जरूर खिलाऊंगी। अभी तू सो जा।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने पिछले 10 दिन से पैसे नहीं दिए हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे पैसों की बात तो छोड़ो, कुछ नया गाओ। लोग बोर हो रहे हैं तुम्हारे पुराने गाने सुनकर। अगर ऐसा ही रहा ज्यादा दिन रख नहीं पाऊंगा तुम्हें इस होटल में। ओके सर। जल्दी स्टेज पे जाओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। चार्ली की माँ इतनी भीड़ को देखकर डर गई। 5 साल के चार्ली को स्टेज पे जाता देख उनको लगा कि 5 साल का बच्चा इतनी भीड़ को कैसे रोक पाएगा, लेकिन चार्ली नहीं माना और स्टेज पे भागता हुआ चला गया। स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और 5 साल की उम्र में यह चार्ली की पहली कमाई थी। तभी से चार्ली ने इस बात को गांठ बांध दिया था कि असल जिंदगी में जो गरीबी उनके लिए दुख का कारण थी, वही लोगों को स्टेज पर कॉमेडी लगती थी। यही वजह थी कि आगे चार्ली की फिल्मों में उन्होंने दुख, गरीबी, बेरोजगारी को कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत करा। इस घटना के कुछ दिन बाद चार्ली के पिता घर लौटे, लेकिन दूसरी शादी करके। चार्ली के पिता ने उसकी माँ को तलाक दे दिया। चार्ली की माँ इस सदमे से पागल हो गई और उन्हें पागल खाने भेज दिया।
रोना नहीं, रोना नहीं, मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने से गम कम होते हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने से गम कम होते हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराने से गम कम होते हैं। चार्ली, अपनी माँ को जाने दो, इसी में उनकी भलाई है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चार्ली, अपनी माँ को जाने दो, जाने दो चार्ली। चार्ली की सबसे बड़ी प्रेरणा थी उसकी माँ। उसका अपनी माँ से अलग होना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी माँ की एक बात कि मुस्कुराओ, मुस्कुराने से गम कम होते हैं को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया। उनको जितना दुख होता वह उतना ही मुस्कुराते रहते थे। चार्ली और उसके छोटे भाई को कोर्ट ने उनके पिता और सौतेली माँ के हवाले कर दिया।
उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक खैराती से स्कूल में उसे भेज दिया। चार्ली का मन बचपन से ही कॉमेडी एक्टिंग में लगता था। एक दिन स्कूल से वापस आते समय 2 दिन से भूखा बेंच पे बैठकर सामने रखे एक कूड़ेदान को देख रहा था। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। वापस आते वक्त रोड पे अपनी कला का प्रदर्शन करते और जो उन्हें पैसे मिलते उससे अपनी भूख को शांत करते। लेकिन चार्ली का सपना तो कुछ और ही था। 12 साल की उम्र में चार्ली के पिताजी की मौत हो गई थी। घर की हालत खराब हो गई थी। घर भी बिक गया और चार्ली को किराए के टूटे फूटे घर में रहना पड़ा। चार्ली स्कूल तो जाते थे मगर उनका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता था। वह एक एक्टर ही बनना चाहते थे। वह पैसे कमाने के लिए स्टेज शोज करते थे और रोज की जरूरतों के लिए छोटे मोटे काम भी करते थे। उनके जीवन का लक्ष्य एक एक्टर बनना ही था। वह नियमित तौर से ब्लैकमोर थिएटर जाते, पूरा दिन काम करते, शाम से लेकर रात तक, और कभी कभी पूरे रात अपने अभिनय को निखारने का काम करते। चार्ली की जी तोड़ मेहनत रंग लाई। एक बार वह एक स्टेज शो कर रहे थे, तभी उन पर एक फिल्म डायरेक्टर की नजर पड़ी। फिल्म डायरेक्टर ने चार्ली की अभूतपूर्व क्षमता को देखते ही पहचान लिया। तुम्हारा अभिनय कमाल का है। मेरी फिल्म में एक रोल करोगे? हाँ। तो ये लो मेरा कार्ड। कल ऑडिशंस के लिए जरूर आना। उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें डायलॉग याद करने में दिक्कत होती थी क्योंकि पढ़ना चार्ली को नहीं आता था। गुड मॉर्निंग सर। अरे आ गए तुम? ये लो तुम्हारे डायलॉग्स, इनको याद करो और परफॉर्म करके दिखाओ। ऐसे खड़े क्यों हो? जाओ जाके डायलॉग याद करो। मगर सर मुझे तो पढ़ना नहीं आता।
लेकिन सर, अगर कोई मुझे बोलकर बताए तो मैं एक ही बार में याद कर लूंगा। तो चलो फिर मेरे साथ चलो। इसके बाद चार्ली ने डायलॉग याद करके ऑडिशन दिया और वो फिल्म उनको मिल गई। इसके बाद चार्ली ने डायलॉग याद करने के लिए यही तरीका आजमाया। सन 1914 में चार्ली चैपलिन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी। मूक फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। तब ट्रम करके चलने वाला एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। जनता को उनका यह अभिनय बहुत पसंद आया। अगले एक साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए। बिना कोई शब्द बोले पूरी दुनिया को हंसाने का काम चार्ली ने तब किया जब दूसरा विश्व युद्ध जारी था। लाखों लोग अपनी जान खो चुके थे। पूरी दुनिया दुख और मायूसी में डूब चुकी थी। उस समय चार्ली ने लोगों के चेहरों पे मुस्कान बिखेरने का काम किया। उनका अभिनय देख के लोग दुख में भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते थे। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वह सभाओं में वामपंथी पक्ष लेते हुए दिखता था। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप मढ़ा। चार्ली के जीवन में 10 सालों का एक ऐसा समय भी था जिसमें अमेरिकी सरकार और मीडिया ने चार्ली का विरोध किया। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन उसे अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था, इसलिए वह अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गया। किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसकी पत्नी ऊना ओनेल ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और चार्ली के साथ लंदन चली आई। परंतु यहाँ पर सही घर ना मिलने की वजह से वह स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से हुई थी। उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। ना मैं अमेरिका का हूं, ना मैं इंग्लैंड का हूं। जिस देश को मैंने इतना प्यार दिया, उस देश की इस बेरुखी से मेरा दिल तो जरूर टूटा है, लेकिन मैं नहीं टूट सकता, क्योंकि लोग मुझे जितना ज्यादा दर्द देंगे मैं उतना ही ज्यादा मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं तो कलाकार हूं और कलाकार किसी देश, किसी शहर, किसी धर्म या किसी जाति का नहीं होता। कलाकार सिर्फ एक कलाकार होता है। कोई चाहकर भी कलाकार की इस प्रतिभा को मार नहीं पाएगा, क्योंकि कलाकार घास की तरह होता है। मैं तो घास हूं, फिर से उग जाऊंगा। रोंद डालो मुझे, कुचल डालो मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो घास हूं, फिर से उग जाऊंगा, फिर से उग जाऊंगा, फिर से उग जाऊंगा। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 1929 में अकेडमी पुरस्कार द सर्कस के लिए दिया गया। 1972 लाइफ टाइम अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में सर्वोत्तम ओरिजिनल म्यूजिक स्कोर पुरस्कार लाइमलाइट के लिए प्राप्त हुआ। 1940 द ग्रेट डिक्टेटर में किए अभिनय के लिए सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चार्ली चैपलिन को 1972 में करियर गोल्डन लायन लाइफटाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने अंतिम दिनों में चार्ली ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। 25 दिसंबर 1977 के दिन जब लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे थे, उसी दिन चार्ली चैपलिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Grandpa? 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 Grandpa?
किया। अपनी माँ की इस बात को मरते दम तक नहीं भूले चार्ली। चार्ली की मृत्यु के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। ये कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि चार्ली आज भी कई लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल उतारते हैं। गरीबी और दुख के अंधेरे से बाहर आकर पूरी दुनिया को हंसाने वाले इस कलाकार को हम दिल से सलाम करते हैं।